हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं मेनली एंटीबायोटिक ड्रग्स की। तो हम लोगों ने अभी तक कई प्रकार कई एंटीबायोटिक ड्रग्स की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स की। तो जो मैक्रोलाइड्स ही होते क्या है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन से बैक्टीरिया पे शो करते हैं, किस पे अफेक्ट शो नहीं करते, कौन कौन सी कंडीशन में देते, उस सब की हम लोग आज बात करेंगे। तो दो टर्म होते हैं, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या फिर छोटा, और जो मैक्रो होता है उसका मीनिंग होता है लार्ज। तो मैक्रोलाइट्स, तो जो ये मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक जो ड्रग है, इनके अंदर मैक्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। जो इनका स्ट्रक्चर होता, अब उनके स्ट्रक्चर के अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती, उनका साइज जो नॉर्मल रिंग होती है उनसे ज्यादा होता। तो उसी के जो उनके रिंग का साइज है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इनका जो नाम रखा है वो है मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कंटेन मैनी मेम्ब्रेन रिंग, मैनी रिंग्स, लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जितने भी जो एंटीबायोटिक ड्रग पढ़े थे उसके अंदर लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी, बट जो जो मैक्रोलाइड्स है इनके अंदर लैक्टोन रिंग होती है। तो दे कंटेन मैनी मेम्ब्रेन लैक्टोन रिंग नॉन एज मैक्रोसाइक्लिक रिंग। जो इनका साइज होता रिंग का वो बड़ा होता, तो इसी वजह से इनकी रिंग को हम लोग मैक्रोसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं। ठीक, हम बात करें इनके एग्जाम्पल की। तो जो मैक्रोलाइड है उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल है। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आता है इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और रॉक्सिथ्रोमाइसिन। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ मैक्रोलाइड के अदर एग्जाम्पल होते। तो अदर मैक्रोलाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो डायरिथ्रोमाइसिन है और ओलिंडोमाइसिन है। तो ये दो एग्जाम्पल और हैं जो इनके अलावा भी ये ड्रग भी प्रेजेंट हो, ये ड्रग भी होते हैं मैक्रोलाइड के अंदर ही आते हैं, डायरिथ्रोमाइसिन और ओलिंडोमाइसिन। बट जो इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो यही 5 है, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और रॉक्सिथ्रोमाइसिन। ये जो 4 ड्रग हैं यही मेन होते हैं, उसके अलावा ये अदर 2 ड्रग हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इरिथ्रोमाइसिन की। तो इरिथ्रोमाइसिन कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। ये एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हम लोग इस इरिथ्रोमाइसिन ये जो ड्रग है उसको ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ज्यादा देखने लिमिटेड सॉल्युबिलिटी पाई जाती है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। बट ये कोल्ड, जो अगर ठंडा पानी है कोल्ड वाटर, उसके अंदर ये इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो कोल्ड वाटर के अंदर ये स्टेबल रहता है, सो स्टेबल इन द कोल्ड वाटर ओनली। कोल्ड वाटर के अंदर इसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, रिएक्शन वगैरह शो नहीं करेगा, जो इसका फॉर्म है उसी में प्रेजेंट रहेगा। बट जो नॉर्मल वाटर होता है उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें इसके स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें मैक्रोलाइड्स की, तो ये जो नॉर्मली बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक का मीनिंग क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी ग्रोथ बढ़ रही होती, उसका जो नंबर होता है ग्रोथ, ग्रोथ इनकी चल रही होती जनरेशन टू जनरेशन, बहुत कम टाइम में अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं बैक्टीरिया, आपको पता है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक ये उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते, रोक देते, बट बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल नहीं करते। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है। बट अगर इन्हीं ड्रग्स को जो ये ड्रग के एग्जांपल दे रखे, अगर इन ड्रग को हम लोग हाई कंसंट्रेशन में देने लगे, हाई अमाउंट में देने लगे, ज्यादा डोज में दे दें किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो अपना इफेक्ट एज अ बैक्टीरियासाइडल शो करेंगे। कोई पर्सन है उसको 500 mg चल रही है इरिथ्रोमाइसिन या कोई भी ये ड्रग चल रही, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, तो उस तो 500 mg अगर दे रहे हैं तो वो बैक्टीरियास्टैटिक नेचर शो कर रही है, ग्रोथ को रोक दे रही, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जा रही है, उसका नंबर बढ़ नहीं रहा, बट किल नहीं कर पा रहा। अगर उसका डोज बढ़ा के हम लोग एक दिन में देने लगे 1000 mg दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये जो ड्रग्स है वो अपना एज अ बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करेंगे। उस कंडीशन में जो भी बैक्टीरिया है उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये बैक्टीरियास्टैटिक और बैक्टीरियासाइडल दोनों इफेक्ट शो करते, डिपेंड करता है उसके डोज पे, कितना डोज तुम दे रहे हो, क्या कंसेंट्रेशन दे रहे हो किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को। तो इसके स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो वो डोज पे डिपेंड करता है। लो कंसेंट्रेशन में दे रहे तो बैक्टीरियास्टैटिक है, हाई कंसेंट्रेशन में दे रहे तो बैक्टीरियासाइडल इसका नेचर है। ठीक, अब बात करें इसके यूजेस की। जो ये मैक्रोलाइड ड्रग है हम लोग किस किस बैक्टीरिया
जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, किस किस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यूजेस में, तो स्ट्रेप्टोकोकाई, जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई की इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग दे सकते हैं। न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन, न्यूमोनिया वगैरह होता है, उन कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाँ आरटीआई हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं, आरटीआई, ठीक है। और स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाए उसको भी ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं। और माइकोप्लाज्मा, टीबी वगैरह हो जाए उस कंडीशन में भी हम लोग, टीबी के अंदर मेनली हम लोग ये देते हैं एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो माइकोप्लाज्मा का कोई बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, जो माइकोप्लाज्मा मेनली कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो टीबी की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इन ड्रग्स का यूज करते हैं। अब इसकी बात करें, इसकी एक्टिविटी मतलब कहाँ पे एनहेंस होती है। जो ये ड्रग है मैक्रोलाइड ड्रग, अगर हम लोग एल्कलाइन मीडियम के अंदर दे रहे हैं, अगर हम लोग दे एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट है उस मीडियम में हम लोग ये ड्रग दे रहे हैं, तो इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा मतलब 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इट्स एक्टिविटी इनहेंस्ड एट सेवरल टाइम्स एट एल्कलाइन मीडियम। अगर एल्कलाइन पीएच कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर हम लोग ये ड्रग दे रहे हैं तो इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाती है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन। जो ये ड्रग है मैक्रोलाइड ड्रग्स, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, मतलब कैसे ये वर्क करते हैं। तो अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आर द बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, ठीक है ना। तो आप लोग को पहले ही पता है कि ये जो इनका नेचर है मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक है। बट अगर हाई डोज में दे रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन में इन ड्रग्स को हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करते, बट नॉर्मली बैक्टीरियोस्टैटिक करते। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये जो ड्रग है प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली 50S राइबोसोम सब यूनिट। अब राइबोसोम का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जो ये राइबोसोम होता है इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम का काम होता है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर प्रोटीन का प्रोडक्शन कराना। तो जितनी भी प्रोटीन बनती है वो मेनली राइबोसोम ही बनाते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं ये ड्रग बाइंड करते जाके, राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, एक तो 50S होती है और एक होती है 30S, ठीक है ना, 30S यूनिट, 2 यूनिट होती है 50S और 30S। तो मैक्रोलाइड ड्रग है, ये राइबोसोम के 50S यूनिट से जाके बाइंड करते। जब ये ड्रग उससे जाके बाइंड करते तो इसका प्रोटीन का फॉर्मेशन वाला फंक्शन है, वो उस फंक्शन को ये ड्रग इनहिबिट कर देते। जब राइबोसोम का जो नॉर्मल फंक्शन है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, तो वो फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा जब ये ड्रग बाइंड करेंगे। तो उसके बाद होगा क्या कि जो प्रोटीन से हम लोग ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता, आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड बनती है, ये सब प्रोटीन से ही बनती है। तो जब प्रोटीन का ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन वगैरह ये सब प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी। जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगी। तो ये होता है इसका मोड ऑफ एक्शन, ठीक। एंड मैक्रोलाइड बिहेव एज अ बैक्टीरियासाइडल एट द हाई कंसंट्रेशन, ये आप लोग पहली बात कर रहे। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। राइबोसोम है, राइबोसोम की एक 50S सब यूनिट होती है, ठीक है ना, उससे जाके राइबोसोम से जाके ये ड्रग बाइंड करते हैं मैक्रोलाइड। जब ये मैक्रोलाइड उससे बाइंड करेंगे तो जो 50S यूनिट है इसका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का प्रोडक्शन कराना। जो जब ये मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, जब मैक्रोलाइड इससे आगे बाइंड करने के बाद इसका जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता। जब फंक्शन अल्टर हो जाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये नहीं होंगे, आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में जो इसकी बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज टेलिथ्रोमाइसिन। तो जो टेलिथ्रोमाइसिन है ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि ड्राइव किया गया है इरिथ्रोमाइसिन से। अब जो ये इरिथ्रोमाइसिन है वो ड्राइव की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस है, जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ले जाके उसके अंदर चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके न्यू ड्रग को इन्वेंट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग। तो टेलिथ्रोमाइसिन सेमी सिंथेटिक ड्रग है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन से हम लोगों ने इस ड्रग को ड्राइव किया है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कीटोलाइड्स। कीटोलाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के अंदर
प्रेजेंट होते हैं कीटोन ग्रुप्स, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसी के कारण हम लोग इसको कीटोलाइट्स भी बोलते हैं, टेरिथ्रोमाइसिन को। ठीक, ड्यू टू इस चेंज स्ट्रक्चर इट इज अ मोर एक्टिव अगेंस्ट द मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। अब जो टेरिथ्रोमाइसिन है इसके अंदर लैब के मतलब ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है, तो इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए, मॉडिफिकेशन किए, उसके बाद इसका इन्वेंशन हुआ इस ड्रग का। तो ड्यू टू इस चेंज स्ट्रक्चर, तो मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज होने के बाद ये मतलब बहुत ज्यादा मोर एक्टिव हो गया, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मैक्रोलाइड से रेजिस्टेंस हो गए थे। मैक्रोलाइड के अंदर कौन कौन से ड्रग आते, क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, उन ड्रग से कुछ ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस हो गए, और रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये ड्रग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है ना, ड्यू टू इस चेंज स्ट्रक्चर। अब इसके डोज की बात करें तो डोज हम लोग ओरली देते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है, ओरली देते हैं, 400 mg देते हैं, ओडी में देते हैं, ओडी मतलब आप 24 घंटे के अंदर एक बार देते हैं, ठीक है ना, 24 आवर्स में एक बार, तो 400 mg देते, ओडी देते। रूट की बात करें तो ओरल रूट से देखें। हाफ लाइफ की अगर बात करें तो इसकी हाफ लाइफ है 10 आवर्स टेरिथ्रोमाइसिन की, ठीक है ना, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फिर है स्पायरामाइसिन, ये भी एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है। अगर स्पायरामाइसिन की बात करें तो ये मतलब मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ड्रग है, बट जो ये जो ड्रग है स्पायरामाइसिन ये भी रिजेंबल करता है बिल्कुल रिथ्रोमाइसिन। जो रिथ्रोमाइसिन है उसी की तरह इसकी एक्टिविटी होती है और उसी की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी स्पेक्ट्रम की बात करें वो रिथ्रोमाइसिन की तरह है, और जो प्रॉपर्टी और जो फंक्शन है वो भी रिथ्रोमाइसिन की तरह है, बट इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, एक तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक बैक्टीरिया होता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग के यूज करते हैं जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई करता है। एंड रिकरेंट एब्जॉर्प्शन इन द प्रेग्नेंट वुमेन, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा और रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग का यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं ओवरऑल साइड इफेक्ट ऑफ द मैक्रोलाइड। अब जो मैक्रोलाइड ड्रग है उनके क्या क्या साइड इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि जो ये ड्रग होते हैं मैक्रोलाइड ड्रग्स, इनका जो रूट होता है वो ओरली देते हैं, रिथ्रोमाइसिन होगी, क्लिथ्रोमाइसिन होगी, इनको मेनली हम लोग ओरल रूट से देते हैं। तो अगर ओरल रूट से देते हैं तो उसकी वजह से हम लोग को गैस्ट्रिक इरिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट नोजिया, मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और रैसेस हो सकते हैं। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट थे मैक्रोलाइड्स के। नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज कार्बापेनम्स। हम लोग अभी हम लोगों ने बात की थी मैक्रोलाइड, वो एक एंटीबायोटिक थी। अब हम दूसरे एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, वो है कार्बापेनम्स, ठीक है ना। तो जो कार्बापेनम एंटीबायोटिक है उनके अंदर प्रेजेंट होती है बीटा लैक्टम रिंग। इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था पेनिसिलिन के अंदर सेफेलोस्पोरिन, जो ये एंटीबायोटिक्स थी इनके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी। बट इसके साथ बीटा लैक्टम रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, बट इट इज फ्यूज्ड विद द 5 मेंबर्ड पेनम रिंग्स। जो कार्बापेनम है उसकी पेनम रिंग्स होती है, 5 मेंबर्ड पेनम रिंग्स होती है, उससे फ्यूज्ड होती है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है ना। तो अगर इसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात करें, मतलब ये इसकी जो स्पेक्ट्रम है वाइड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, तो जो ये कार्बापेनम से वो वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए, एरोबिक हो गए, एनारोबिक बैक्टीरिया हो गए, सबके अगेंस्ट ये मतलब अपना एक्शन शो करेंगे, सबके अगेंस्ट अपनी इफेक्टिविटी शो करेंगे। तो ये पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, सबको ये किल करेंगे। और इनका जो नेचर है, जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं वो सब बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होते हैं। सो कार्बापेनम्स आल्सो बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर और एक्शन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया और पैथोजेंस। तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, तो उसके अंदर हम लोगों ने कई एंटीबायोटिक पढ़ी थी। तो आज हम बात करें कार्बापेनम्स। हम लोग तब उस टाइम पे मैंने बताया था कि जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो सब बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो इसकी एक्टिविटी तो वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, सभी को किल करती है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और एरोबिक एनारोबिक। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ द कार्बापेनम्स। जो कार्बापेनम है उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आता है इमीपेनम, मीरोपेनम,
क्लोरीपेनम और अल्ट्रापेनम, ठीक है ना, ये इसके जो ड्रग्स हैं कार्बापेनम के। अब बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, मतलब ये ड्रग है अपना एक्शन कैसे शो करते हैं। जो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो हमने डिटेल में बताया है पेनिसिलिन के अंदर। अगर आपको डिटेल में देखना तो उस लेक्चर में जाके देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अगर इनके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जैसे कार्बापेनम है, तो ये इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो करता है इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस। जो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ये सेल वॉल सिंथेसिस को डिस्टर्ब करती है, इनहिबिट करती है। वो कैसे करती है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो ये सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन से। पेप्टाइडोग्लाइकैन एक कंटेंट है, कंपोनेंट है, उससे बनी हुई होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो जो ये पेप्टाइडोग्लाइकैन है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम। ये एक एंजाइम है, ठीक है ना, एंजाइम। तो ये एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके फॉर्मेशन के लिए, पेप्टाइडोग्लाइकैन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है वो डायरेक्ट इसको जाके ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना, ट्रांसपेप्टाइडेस को ब्लॉक कर देंगी। जब वो ब्लॉक कर देगा तो ये फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा पेप्टाइडोग्लाइकैन की। जब पेप्टाइडोग्लाइकैन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल वॉल तो पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलकर बनी होती, तो ये फॉर्मेशन नहीं हो रही तो सेल वॉल भी मतलब फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है उसके स्ट्रक्चर को, उसके शेप साइज को मेंटेन करने के लिए। तो जब सेल वॉल बनेगी नहीं तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मोड ऑफ एक्शन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर कई क्लास आते हैं, जैसे कार्बापेनम हो गया, पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, ये सब क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्बापेनम्स की। तो अब इसके एग्जांपल जो हमने देखा था इमीपेनम, मीरोपेनम, क्लोरीपेनम और एल्ट्रापेनम, तो उसमें से हम लोग अब बात करने वाले हैं एमिपेनम्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं एमिपेनम जो एग्जांपल है कार्बापेनम्स का। तो एमिपेनम के स्पेक्ट्रम की बात करें तो वाइड स्पेक्ट्रम और एक्टिविटी है इसकी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सबके अगेंस्ट एक्टिव है, अपना इफेक्ट शो करता है एक्सेप्ट एमआरएसए मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसके अगेंस्ट ये इनएक्टिव होता है, इसके अगेंस्ट ये अपना इफेक्टिव शो नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब इसकी बात करें नेक्स्ट, इट इज रेजिस्टेंस टू द मोस्ट ऑफ द बीटा लैक्टमेज। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ये एंजाइम करती क्या, ये एंजाइम डायरेक्ट अटैक करती है बीटा लैक्टम रिंग पे और बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करने के बाद इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद जो ये एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट शो नहीं करती हैं। बट जो कार्बापेनम होते हैं वो इनसे रेजिस्टेंस है, मतलब जो ये एंजाइम है ये अपना इफेक्ट इस पे शो नहीं कर पाती, इसका स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, क्योंकि जो ये जो एंटीबायोटिक है कार्बापेनम वो इन बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम उससे ये रेजिस्टेंस है, तो ये उनको भी किल कर देती है। ऐसे बैक्टीरिया जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस है, अपना इफेक्ट उन पे भी ये शो करती है, उन बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। नेक्स्ट, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आर टॉक्सिक टू द रीनल ट्यूब्यूल। अब जब इस ड्रग का एमिपेनम ये ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो किडनी पे शो होता है, तो किडनी इसमें इफेक्ट होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी की कंडीशन देखने को मिलती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो एमिपेनम का जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद टॉक्सिक इफेक्ट शो होता है, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग को नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है जिसमें किडनी अपनी मेनली अफेक्ट होती है, जो उसके नेफ्रॉन वगैरह वो अफेक्ट होते हैं। डोज ऑफ द ड्रग रिड्यूस्ड व्हेन द रीनल फंक्शन इज इम्पेयर्ड। अब जब इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा तो ये टॉक्सिक इफेक्ट इसका शो हो रहा, तो जब किडनी का जो इम्पेयरमेंट हो जाए, किडनी का जो फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाएगा या फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग इस ड्रग का जो डोज है वो रिड्यूस कर देंगे। ये किसी कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को इमिपेनम ड्रग चल रहा, अब ये ड्रग चल रहा है कुछ दिन हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी किडनी है वो डैमेज हो गई, अफेक्ट हो गई, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो इस ड्रग का डोज है वो हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि जो उसकी जो किडनी है पहले से अफेक्ट हो गई, अगर इसका डोज उसी अमाउंट में चलता रहेगा सेम रेट पे तो उसकी किडनी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से किडनी फेल भी हो सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है, किडनी इम्पेयर हो रही, तो इसके जो अमाउंट, इसका जो डोज चल रहा है उसको हम लोग कम कर देंगे। नेक्स्ट, अनस्टेबल इन किडनी
ड्यू टू द रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज। अब होता क्या है, किडनी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज। ये जो एंजाइम है वो इनएक्टिव कर देता है एमीपेनम को। मतलब इसके जो ये एमीपेनम ड्रग है वो अनस्टेबल हो जाता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो अपना इफेक्ट ये शो नहीं कर पाता। जब जो एमीपेनम ड्रग है इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं सिलास्टेटिन के। जब ये सिलास्टेटिन के कॉम्बिनेशन में देते हैं तो जो ये एंजाइम है रीनल डिहाइड्रोक्सीपेप्टाइडेज ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती है, तो इसी की वजह से हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में देते सिलास्टेटिन के, ठीक, एमीपेनम को। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमीपेनम। तो जो एमीपेनम ड्रग है उसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन के अंदर बॉडी के अंदर रैसेस वगैरह हो सकते हैं, रेड पैचेस देखने को मिल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, तो एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब जो तुम्हारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है, इसके अंदर तुम फुल्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाओ किसी भी चीजों पे, तो अपना जो एलओसी होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमारा अल्टर्ड हो सकता है, तो वो अल्टर्ड हो जाएगा तो कंफ्यूजन भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या मतलब सीजर वगैरह जो मिर्गी होती है वो आ सकती हैं, तो सीजर वगैरह देखने को मिल सकते हैं, कन्वर्जन भी देखने को मिल सकते हैं। ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं एमीपेनम के। अब बात करें यूजेस ऑफ द एमीपेनम। जो एमीपेनम जो ड्रग है उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर दे, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो ब्लड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और सेप्टिसीमिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। अब एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है ना, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमेन के अंदर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर दे, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो हॉस्पिटल से निमोनिया का जो इन्फेक्शन है उसको एक्वायर कर लिया, उसको बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब कोई पर्सन हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल जाके उसको निमोनिया डिसीज कंडीशन हो गई, तो वो मतलब उसने जो निमोनिया उसको एक्वायर्ड हुई है हॉस्पिटल से, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो नोजोकोमियल निमोनिया की कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग एमीपेनम ड्रग का यूज करते हैं। ये हो गए यूजेस। अब बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल था वो था मीरोपेनम। तो एमीपेनम, मीरोपेनम ये सब इसी के एग्जांपल है कार्बापेनम के। तो अगर हम मीरोपेनम की बात करें तो इट इज सिमिलर टू द एमीपेनम। जो ये मीरोपेनम ड्रग है वो सिमिलर है बिल्कुल एमीपेनम की तरह, उसी की तरह इसका एक्शन होता है, उसी की तरह प्रॉपर्टी सब कुछ है, बट इट इज स्टेबल टू रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज। जो मीरोपेनम ड्रग है वो स्टेबल है रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम, जो डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम है इसके अगेंस्ट ये स्टेबल है, बट जो एमीपेनम ड्रग था वो स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था। जो ये एंजाइम के अगेंस्ट वो अनस्टेबल था, बट ये स्टेबल है। So it is given without combination with the सिलास्टिन। जो मीरोपेनम था, तो मीरोपेनम जो ये ड्रग है वो इसके कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जाता, सिलास्टेटिन है, इसके कॉम्बिनेशन में क्यों नहीं देते? क्योंकि जो ये ड्रग है वो स्टेबल है अगेंस्ट रीनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम, बट जो एमीपेनम ड्रग था वो अनस्टेबल था अगेंस्ट डिहाइड्रोक्सीपेप्टाइडेज, तो उसी की वजह से हम लोग उसको कॉम्बिनेशन में देते सिलास्टेटिन के, बट इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में नहीं देते। नेक्स्ट इट पेनिट्रेट इनटू द सीएसएफ। जो सीएसएफ अपना फ्लूइड होता है तो उसके अंदर ये पेनिट्रेट हो जाता, मतलब उसके अंदर ये पहुंच जाता वहां तक, बट इज नॉट एसोसिएटेड विद द नोजिया एंड कन्वर्जन। अब सीएसएफ के अंदर ये एंटर तो कर जाता, बट ये नोजिया और कन्वर्जन, नोजिया वॉमिटिंग नहीं कराता और कन्वर्जन भी नहीं कराता, सीजर वगैरह ये ड्रग नहीं कराता। अब बात करें इसके डोज की, तो डोज की बात करें तो 0.5 से 2 ग्राम देते हैं आईवी, स्लोली देते हैं, स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं टीडीएस में, मतलब एवरी 8 आवर पे, तो 24 घंटे में 3 बार हम लोग देते हैं, टीडीएस में देते हैं। तो ये जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 ड्रग को कवर किया है, एक तो कार्बापेनम्स को कवर किया है, दूसरा मैक्रोलाइड्स को किया। ये दोनों एंटीबायोटिक ड्रग थे, इन दोनों को हम लोगों ने कवर कर लिया, और जो इसके जो नोट्स हैं वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।